हेलो लर्नर्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँगा कि आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे जो आपका एग्ज़ाम हिस्ट्री का आने वाला है 27 तारीख के दिन। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर मैंने सजेशन में, बुक में, यहाँ तक कि गूगल में भी सर्च किया। मेरे को बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं मिला। मैं अलग अलग रिसोर्सेज से कुछ डाटा कलेक्ट करके मैं इस क्वेश्चन के आंसर बना पाया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं पाया समय के अभाव के कारण, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से समझ जाइएगा। आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। आपका लाइक और कमेंट मेरे को ना अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यदि आप लाइक नहीं करते हो और व्यूज आता है तो मेरे को बस यही लगता है कि मेरा वीडियो कोई पसंद नहीं करता, मैं बेकार का मेहनत करता हूँ। आखिर मेरा उद्देश्य क्या गलत है। मैं पिछले 15 साल से टीचिंग का काम करा रहा हूँ। हज़ारों स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरे को आए दिन गार्जियन का कंप्लेन आता है कि सर बच्चों के पास मोबाइल तो है, घर में मोबाइल तो है, सरकार ने बच्चों को मोबाइल इसलिए दिया ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे ऑनलाइन ना पढ़ने के बजाय ऑनलाइन गेम शुरू कर दिए हैं। तो मैं बच्चों से पूछा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो ऑनलाइन। तो बच्चों का एक ही रिप्लाई आया कि हम लोग के सिलेबस के अनुसार वीडियो नहीं आता है। कोई चैनल तो है जो वीडियो बनाता है, लेकिन सही तरीके से वो लोग वीडियो नहीं बनाता। उन लोग के मन पसंदीदार वीडियो नहीं आता है। तो मेरे को एहसास हुआ कि बच्चों का भी कहना सही है। कहीं ना कहीं जो वो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई ज़रूर है कि हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे हिंदी मीडियम के लिए कोई बहुत ही अच्छा चैनल नहीं है। तो मेरे को लगा कि मेरे को भी वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए ऑनलाइन पढ़ के। आप और भी जो इस्तेमाल करते हो करिए। आज के टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है उसके साथ आपको कदम से कदम मिला के चलना होगा, लेकिन आप थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी जलियांवाला बाग क्यों हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका आंसर क्या करेंगे कि जलियांवाला बाग के ऊपर एक नोट लिख देंगे कि जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, ऐसे लिख के उसको तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन ये इसकी पृष्ठभूमि नहीं थी। ये तो हो गया कि जलियांवाला बाग की घटना का वर्णन करो। यदि आपका प्रश्न आए कि जलियांवाला बाग की घटना का वर्णन करो तब आप इसको लिख सकते हो, लेकिन जब बोला कि जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी जलियांवाला बाग होने के कारण क्या थे, उसके पहले की घटना का वर्णन करना होगा जिसके वजह से जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार हुआ। और यह 20वीं शताब्दी का सबसे खतरनाक घटना माना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं इसे लिख नहीं पाया समय के अभाव में, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं यदि आप इसे ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जलियांवाला बाग की जो बीज बोई गई वो रोलेट एक्ट के वजह से, जलियांवाला बाग की जो पृष्ठभूमि थी वो रोलेट एक्ट के वजह से शुरू हुआ। अब रोलेट एक्ट क्यों सरकार ने लाया था, ब्रिटिश सरकार ने, तो तत्कालीन समय में हमारे देश के जगह जगह पर राष्ट्रीय आंदोलन होना शुरू हो गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन, नारेबाजी और बहुत सारे हड़ताल शुरू हो गए थे। ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा था
कि अब भारत में उसकी सत्ता बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। तो ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि हमें कोई कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने रोलेट एक्ट को लाया और उन्होंने भारत में रोलेट एक्ट को 21 मार्च 1919 ईस्वी में लागू कर दिया। याद रखना है कब लागू कर दिया, 21 मार्च 1919। कब? 1919 में उन्होंने इसको लागू कर दिया। रोलेट एक्ट में क्या बोला गया था? रोलेट एक्ट में बोला गया था कि पुलिस को तो बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। पुलिस किसी को शक के निगाह पर ही गिरफ्तार कर सकती थी, उसको बिना किसी वारंट या अग्रिम सूचना के ही उसको जेल में बंद कर सकती थी। और इस कानून के तहत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसे फांसी तक की सज़ा थी, उम्र कैद तक की सज़ा थी। इतने भयानक कानून बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि कहीं पर भी जुलूस ना निकले, कहीं पर भी सभा ना हो और कहीं पर भी आंदोलन ना हो। सभी लोग अपने अपने घरों में रहे और घर से बाहर निकलकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई आंदोलन न करे। इस कानून को महात्मा गांधी ने, जानते हो कौन सा कानून बोला था? इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी और वे इस कानून के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए बोले, माने तैयार हो गए। उन्होंने देशवासियों को बोला कि इस आंदोलन का हम लोग विरोध करेंगे और दिन रखा गया 30 मार्च 1919। याद रखना है, एक डेट को याद रखना है। कौन सा दिन रखा गया? 30 मार्च 1919। ओके, ये 1919 रखा गया डेट, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश डेट को चेंज कर दिया गया और यह फिर से रखा गया 6 अप्रैल 1919। लेकिन यह जो खबर थी दिल्ली नहीं पहुंच पाई और दिल्ली में 6 मार्च के दिन ही आंदोलन शुरू हो गया था, सत्याग्रह शुरू हो गया और उसके नेतृत्व करता थे श्रद्धानंद ने किया। इस सत्याग्रह आंदोलन पर पुलिस ने गोलियां चला दी और इस में 5 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इसी घटनाक्रम में जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मुंबई वापस लाया गया। जब लोगों को यह पता चला कि उनके नेता गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर लोगों ने क्या किया कि अपने नेता को छुड़ाने के लिए वो डिप्टी कमिश्नर के पास एक शांति जुलूस लेकर बिना हथियार को जाने लगे और यह समय था 11 अप्रैल के दिन 1919 को। तब पुलिस ने क्या किया कि रेल फाटक के पास उस जुलूस को रोक लिया और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 20 लोग मारे गए, न जाने कितने लोग घायल हो गए। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने नेशनल बैंक में जाकर आग लगा दी, जिसमें उस नेशनल बैंक का जो मैनेजर था मारा गया। और उन्होंने अन्य इमारतों जैसे आपका टाउन हॉल या अन्य सरकारी इमारतों में आग लगा दी। तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने समझ लिया कि अब यह जो स्थिति है बेकाबू हो गई है, तो उसने जनरल डायर को अमृतसर का जो शासन व्यवस्था था उसके अध्यक्षता में सौंप दिया। तो जब जनरल डायर, जो सबसे विलेन है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो जब जनरल डायर के हाथ में पूरी अध्यक्षता आ गई शासन व्यवस्था का, तो उसने एक घोषणा करवाया कि कहीं पर भी कोई जुलूस, कोई आंदोलन या कोई सभा नहीं होगा। हर चीज पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इतना सारा जो नरसंहार हुआ 11 अप्रैल के दिन, 30 मार्च के दिन, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया था। इसके लिए अमृतसर की जनता, लगभग 20,000 जनता 13 अप्रैल 1919, याद रखना है 11 अप्रैल को एक घटना हुई थी, अब आ गया 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है ताकि इस घटना के ऊपर
वो कुछ चर्चा कर सके, कुछ विचार विमर्श कर सके और इसका कुछ निर्णय लिया जा सके। सभा में लगभग 20,000 लोग मौजूद थे उस बाग में। जब जनरल डायर ने देखा, या उसे पहले से भी पता था, क्योंकि अगर कहीं पर भी सभा हो रहा है, लोग बाग में जा रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको तो पता होगा ना, पुलिसों को तो पता होगा कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन या कुछ सभा करने वाले हैं, कुछ मीटिंग करेंगे, उसको सभी पता था। लेकिन जब पूरे लोग इकट्ठा हो गए और जब भाषण शुरू हुआ, उसमें जो पहला भाषण हंसराज का था, नाम याद रखना है, हंसराज, तब जनरल डायर ने क्या करवाया कि अपने साथ लगभग 50 अंग्रेज सैनिक और 100 भारतीय सैनिकों को लेकर बाग को चारों तरफ से घिरवा दिया। और उस शांति सभा में जो 20,000 लोग लगभग भारतीय जलियांवाला बाग अमृतसर में जो वो सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उस पर बिना किसी अग्रिम सूचना का, बिना किसी उन्हें चेतावनी का अंधाधुंध गोली चलाने का निर्देश दे दिया। सभी लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए और बताया जाता है कि लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चला दी गई। जब गोलियां चलाई जा रही थी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसमें छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बड़े व्यक्ति भी थे। देखिए, बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, बगीचा से निकलने का। वहां पे भी पुलिसकर्मी खड़े होकर गोलियां चला रहे थे। लोग बचने के लिए जमीन पर सो गए तो जनरल डायर ने बोला कि ऊपर से गोली चलाओ और इनको मारो। बगीचा में एक कुआं था, बताया जाता है कि उसमें न जाने कितने लोग कूद कूद कर, एक के ऊपर एक कूद कर अपने जान को गंवा दिया। जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर खोज रहा था और अलग अलग रिसोर्स से कलेक्ट कर रहा था ना बच्चों, विश्वास नहीं होगा आपको, अभी भी मेरा मन भारी हो जा रहा है। तो आपका क्या होगा? बहुत दुखद लगा ये घटना को पढ़ के। ये एग्जाम में आए ना आए ये बात की बात है, लेकिन ये आपके मन को द्रवित कर जाएगा, आपको रुला कर जाएगा। पूरा बगीचा उनके खून से, छोटे छोटे बच्चों के खून से, महिलाओं के खून से, बुजुर्गों के खून से लाल हो गया। जनरल डायर चाहता तो लोगों को बगीचा में, बाग में इकट्ठा होने से मना भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो इस नरसंहार को रोक भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब साइमन कमीशन के एक सदस्य के द्वारा, मानिए घटना होने के बाद जब साइमन कमीशन के द्वारा इसकी जांच बैठाई गई, तो जब उससे पूछा गया जनरल डायर से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो चलिए मैं जनरल डायर का एक कोटेशन दिखा देता हूं आपको कि जनरल डायर ने उस समय क्या बोला था। देखिए, ये जनरल डायर के ही जबानी है ये बात। जब हंटर कमीशन के एक सदस्य ने डायर से पूछा कि क्या यह आतंक का एक रूप नहीं था, उसने निर्भीकता से उत्तर दिया कि नहीं, यह बहुत भयानक कर्तव्य था जो मुझे पूरा करना था। मैं सोचा कि मुझे गोलियां अच्छी तरह और ठीक निशाने पर चलानी चाहिए, जिससे मुझे और किसी दूसरे व्यक्ति को दोबारा गोली चलाने की आवश्यकता न पड़े। यानी वो चाहता था कि सभी को मार दे, अगर वो रहेंगे नहीं तो आंदोलन क्या करेंगे। उसका कहने का मतलब यही है कि हम छोड़ना किसी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो तुम तो आंदोलन से रोक भी सकता था तो पहले, फिर उनको आंदोलन करने क्यों दिया? मैं समझता हूँ मैं भीड़ को बिना गोली चलाए तितर बितर कर सकता था, परंतु हो सकता था कि लोग दोबारा एकत्रित हो जाते और मेरी हंसी उड़ाते और मैं स्वयं बेवकूफ़ बनता। अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं चलाता। मैं 1650 गोलियां चलवाई क्योंकि मेरे पास और गोलियां नहीं थी। सोचिए, अगर उसके पास और गोली होता तो और चलाता। इतना हरामी था वो। तो ये था जलियांवाला घटना, और ये क्यों हुआ था ये भी मैंने इसमें जोड़कर बता दिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बता दूंगा। संडे और मंडे को छुट्टी है मेरी ड्यूटी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकला, इसका महत्व क्या था जलियांवाला बाग का, तो ये देख लीजिए।
कि देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि का त्याग दिया। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा भी दे दिया। और देखिए दूसरा, इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक तो सभी स्थान पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। आगे देख लीजिए, एक इतिहासकार APJ टेलर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा है कि जलियांवाला बाग जन संहार भारतीय इतिहास में एक ऐसी निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग क्या हुए कि ब्रिटिश सरकार से अलग हो गए थे। इस कुख्यात हत्याकांड के बाद एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख दिया। वास्तव में वर्ष 1919 में हुए पंजाब में विरोध प्रदर्शन को निर्मम तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने कुचला था। किस अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने के लिए उधम सिंह ब्रिटेन चले गए थे और वहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। इस अपराध के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में उधम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी दी थी और वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था। ठीक है, तो ये इसके महत्व या परिणाम निकले थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि समझाया वो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।